नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे एकदम और स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो डेली आप लोग नई चीज़ों को सीख रहे होंगे और अब तक तो आपने अपना ये माइनर दे भी लिया होगा और आशा करता हूं कि माइनर में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। देखिए, माइनर के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि माइनर में जब क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो वहाँ पर दो मौके होते हैं आपके पास। एक तो मौका होता है सीखने का और दूसरा मौका होता है जीतने का। जो तैयारी आपकी रहती है उसकी बेसिस पर जब आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, सही हो जाता है, तो वहाँ पर आप जीत जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में जब आप नहीं कर पाते हैं या कुछ क्वेश्चन जब आपके गलत हो जाते हैं तो वहाँ पर बजाय निराश होने के आप सीखने का मौका देखा करिए। वो असल में आपके लिए सीखने का मौका ही होता है और वहाँ पर अगर आप सीख पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। तो ये बहुत आवश्यक बात है कि जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं वहाँ तो आप जीत गए, वहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर आप क्वेश्चन को न सॉल्व कर पाएँ, जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएं, वहाँ पर मौका होता है आपके लिए सीखने का। तो वहाँ पर ज़रूर सीखा करिए, क्योंकि अगर आप सीखते हैं तो नई चीज़ों को सीखना ही तैयारी का दूसरा नाम है। ठीक है ना। आपको क्या आता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीखते कितना है फ़र्क इस बात से पड़ता है। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो आप नहीं कर पाए होंगे या आपके छूट गए होंगे, तो बजाय वहाँ पर निराश होने के आप सीखने की कोशिश करिएगा। आप देखिएगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लेक्चर में बताया गया है या नहीं, और देखिएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मॉड्यूल के लिए जो PDF अपलोड की गई है उसमें मैटर है कि नहीं। अगर है तो वहाँ पर देखिएगा, देखकर सीख लीजिएगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। क्लियर? तो ठीक है, इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग बातों को जहाँ पर छोड़ दिए थे पिछले लेक्चर में, वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने डार्विनिज्म को कंप्लीट किया था, नेचुरल सिलेक्शन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देख लिया था। एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल बाई चांस बचा हुआ है। एक्चुअली वो जेनेटिक्स पढ़ लेने के बाद पढ़ा जाता तो बेहतर था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता देता हूँ। जेनेटिक्स में हो सकता है कि आपको रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है ना। और अगर आप जेनेटिक्स पढ़े हुए हैं, पहले से आपको पता है जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो वो जो नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल बच गया है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। उसके बाद में फिर म्यूटेशन थियरी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल बच गया है भाई, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी है उसको हम लोग देखें। हंसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता के लिए विषम युग्मजी एलील या विषम युग्मजी जीनोटाइप या विषम युग्मजी व्यक्तियों विषम युग्मजी जीनोटाइप या व्यक्तियों का अफ्रीका में प्राकृतिक चयन। अफ्रीका में, अब सवाल उठता है कि अफ्रीका में ही क्यों ये प्राकृतिक चयन हो रहा है। तो इसका जवाब ये है, जहां
मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है में प्राकृतिक चयन, इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन का एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि आप ध्यान दें, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ heterozygous sickle cell anemic person in Africa। इस तरह से हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या है और सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड ये जो जीनोटाइप्स हैं ये क्या हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हंसियाकार रुधिराणु रक्ताल्पता, ठीक है ना। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी में दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन बनने के कारण दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन बनने के कारण क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे शरीर में O2 की कमी होने पर आरबीसी का आकार संकुचित होकर अनियमित होकर हो जाता है या आरबीसी संकुचित होकर हंसियाकार हो जाती हैं। संकुचित होकर हंसियाकार हो जाती हैं। और यहां पर आप देखेंगे दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन में कैसा दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए हम लोग बात कर लें। तो यहां पर आप लिखेंगे नोट करके यहां पर आप लिखेंगे जीनी दोषपूर्ण जीन होने के कारण आरबीसी में बनने वाले हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन होती है उस बीटा चेन के 6वें पोजीशन पर उपस्थित ग्लूटामिक एसिड नामक अमीनो अम्ल को रिप्लेस कर दिया जाता है वैलीन के द्वारा। तो इसमें आप लिखेंगे दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन अर्थात HbS में इसकी बीटा चेन की 6वें स्थान
पर स्थित, ध्यान दीजिए, 6वें स्थान पर स्थित, बोलिए क्या? तो आप कहेंगे 6वें स्थान पर स्थित ग्लूटामिक एसिड नामक अमीनो अम्ल को वैलीन नामक अमीनो अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये कहानी हो गई, समझ रहे हैं ना? ये चीज होती है। अब यहां पर हम लोग देखें कि ध्यान दीजिएगा, नोट में ही एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे। क्या? इसमें एक चीज और जानना है कि जिन लोगों को यह रोग होता है तो उनकी आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर संकुचित हो जाती हैं, अर्थात जैसे नॉर्मल आरबीसी हैं तो ये नॉर्मल आरबीसी कैसे इस तरह से हो जाएंगी या इस तरह से हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सामान्य आरबीसी, और यहाँ पर ध्यान दें, सिंपली कहें शरीर में O2 की कमी। अगर ऐसा हुआ तो आरबीसी का जो आकृति होगी वो इस तरह से बदल जाएगी, संकुचित होकर हंसी आकार हो जाएगी। क्लियर है ना? अब इतनी बात जानने के बाद में देखिए कि इनको ये रोग होता है तो संकुचित होने के बाद आरबीसी की ऑक्सीजन ले जा पाने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। ये ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगी या ऑक्सीजन की क्षमता, ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता में कमी आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर हम कहेंगे हंसियाकार आरबीसी, तो इसमें आप लिखेंगे O2 संवहन या O2 परिवहन की क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है ना? अब ये कहानी हो जाएगी, लेकिन इसका ये नुकसान तो है कि ऐसे व्यक्ति की आरबीसी क्या करेंगी, हंसियाकार हो जाने के बाद ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएंगी या बहुत कम कर पाएंगी। लेकिन इसका एक लाभ भी है। लाभ ये है कि इन आरबीसी के संकुचित होने वाले स्वभाव के कारण इनके भीतर मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, वह जीवित नहीं रह पाता। वो ऐसी आरबीसी में संक्रमित करेगा तो आरबीसी के संकुचित होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वह ऐसे लोगों में मलेरिया उत्पन्न नहीं कर पाता। इसीलिए जो लोग में यह रोग होता है, हंसियाकार रुधिराण रक्ताल्पता होती है, उनको मलेरिया नहीं होता। और आप जानते हैं कि फैल्सिपैरम मलेरिया के, जो कि सबसे घातक मलेरिया है, जानलेवा मलेरिया है, इसके बहुत सारे मामले वहाँ अफ्रीका में पाए जाते हैं और इससे बड़ी संख्या में अफ्रीका में लोगों की मृत्यु होती है। तो जिन लोगों को ये रोग होता है उन लोगों को मलेरिया नहीं हो पाता। इसीलिए सामान्य लोगों की तुलना में इन लोगों की मृत्यु मलेरिया से नहीं हो पाती। इसीलिए जहाँ सामान्य लोगों की मृत्यु होती जा रही है मलेरिया के कारण, वहाँ पर ऐसे जीनोटाइप वाले, ध्यान दें, अभी मैं बात करूँगा, इस रोग वाले जो जीवधारी होंगे, विषमयुग्मी जीवधारी होंगे, वह मलेरिया के विरुद्ध बचते जाते हैं। इसीलिए इनकी मात्रा, इनकी प्रतिशतता, इनकी संख्या
समष्टि में लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही है, अर्थात इनका प्राकृतिक चयन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इससे संबंधित जो जीनोटाइप हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब इसके साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ और बातें। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे मनुष्यों में हीमोग्लोबिन निर्माण से संबंधित जीन रूप या जीनोटाइप, इस तरह से हम बात करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जीन रूप या जीनोटाइप कौन कौन से होंगे मनुष्य में हीमोग्लोबिन से निर्माण से संबंधित। तो लिखेंगे निम्नलिखित 3 में से कोई एक हो सकता है। अब ये देखेंगे, अब ये 3 में से कोई एक हो सकता है, अर्थात कौन होगा। तो आइए इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर 1 HbA अर्थात ये है सामान्य स्वस्थ जीन रूप। ये एक्चुअल में होना चाहिए, क्या हो, यही चीज होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो अब ये होगा तो क्या होगा, तो ध्यान दें, इससे आरबीसी में देखना होगा किसका निर्माण होगा, केवल सामान्य हीमोग्लोबिन अणुओं का निर्माण होगा। सामान्य हीमोग्लोबिन अर्थात HbA का निर्माण होगा। अब केवल ऐसे हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। अब इससे क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे, अतः शरीर में O2 की कमी के समय आरबीसी का आकार, ध्यान दीजिए, आरबीसी का आकृति एवं ऑक्सीजन परिवहन क्षमता प्रभावित नहीं होगी। आरबीसी की आकृति वो O2 परिवहन क्षमता प्रभावित नहीं होगी। ये हो गया। तो आप ध्यान देंगे, ये सामान्य स्वस्थ जीन रूप
या इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? सामान्य समयुग्मजी जीन रूप। इसको ये भी आप बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से दूसरे तरह का जो जीनोटाइप है वो आप देखिए HbS है, अर्थात समयुग्मजी दोषपूर्ण, या इसको आप लोग कह सकते हैं, जी हाँ ध्यान दीजिए, इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं होमोजाइगस डिफेक्टिव, या होमोजाइगस डिफेक्टिव ना कह करके होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिक भी बोल सकते हैं। आप ध्यान दें, होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिक भी बोल सकते हैं आप इस तरह से। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या होता है? तो इसमें आप कहेंगे आरबीसी में केवल दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तो आप देखेंगे आरबीसी में केवल दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन का निर्माण। इसीलिए आप ध्यान दें, इनमें जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होने पर सभी आरबीसी बुरी तरह से संकुचित हो जाएंगी, जिससे कि उनकी ऑक्सीजन क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे O2 की कमी के समय क्या होगा? तो आप कहेंगे आरबीसी हंसियाकार हो जाएंगी, या हंसियाकार होकर O2 की आपूर्ति नहीं कर पाएंगी, अतः बचपन में ही रोगी मर जाता है। ये कहानी हो जाएगी इस डिफेक्टिव जीनोटाइप के कारण। अब तीसरी अवस्था आप देखिए, यहां पर आप ध्यान दें, तीसरी अवस्था क्या होगी? HbA HbS। अब देखिए ये क्या है? एक एलील HbA के रूप में सामान्य है और दूसरा एलील HbS के रूप में दोषपूर्ण है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसे आप कहेंगे विषम युग्मजी। जी हाँ, देखिए विषम युग्मजी दोषपूर्ण। दोषपूर्ण जीन रूप। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे आरबीसी में सामान्य व दोषपूर्ण दोनों प्रकार के हीमोग्लोबिन का निर्माण। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? O2 की कमी के समय आरबीसी कुछ संकुचित होकर
कुछ संकुचित होकर, बताइए, थोड़ा संकुचित होंगी, जिससे क्या कर पाएंगी, कुछ ऑक्सीजन परिवहन कर सकती हैं, होकर थोड़ा O2 का परिवहन कर सकती हैं। इसीलिए ध्यान दें, अगर ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत वाला काम न करे, बहुत अधिक शारीरिक श्रम वाला काम न करे, तो सामान्य रूप से जीवन यापन कर पाता है। क्लियर है ना? और ऐसे व्यक्ति में आरबीसी में संकुचित होने की क्षमता भी है, अतः ऐसे व्यक्ति को मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के विरुद्ध इसमें प्रतिरोधकता होगी। इसीलिए इस तरह का जिसका जीनोटाइप होगा, ऐसे व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में सामान्य लोगों की तुलना में अधिक जीवित रहते हैं, और इसीलिए इस तरह के जीनोटाइप वाले व्यक्तियों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है। और आप ध्यान दें, इस चयन को संतुलनकारी या बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? संतुलनकारी चयन या बैलेंसिंग सिलेक्शन। क्यों? आइए उसको देखते हैं। देखिए, सामान्य अवस्था में मलेरिया के कारण व्यक्ति मर सकता है। होमोजाइगस डिफेक्टिव कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो बीच की अवस्था है, ध्यान दें, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसमें ऐसा होने पर व्यक्ति की उत्तरजीविता अधिक होती है, या व्यक्ति में जीने की क्षमता सामान्य की तुलना में, डिफेक्टिव की तुलना में अधिक होती है। तो इस कारण से समयुग्मजी दोषपूर्ण जीन रूप के कारण समष्टि से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, और यह एलील समष्टि से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इन एलील का क्षय होता है समष्टि में, लेकिन उस क्षय की भरपाई इनके अधिक जीवित रहने या इनके प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप हो जाती है। इसीलिए इनके प्राकृतिक चयन को संतुलनकारी चयन या बैलेंसिंग सिलेक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के समयुग्मी जीवधारियों की मृत्यु से दोषपूर्ण एलील का जो मात्रा घट जाती है पॉपुलेशन में, उस मात्रा की भरपाई इनके प्राकृतिक चयन के द्वारा की जाती है। इसलिए इसे बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं या संतुलनकारी चयन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नोट करके इस बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। HBS जीनोटाइप वाले व्यक्तियों की मृत्यु के कारण समष्टि से HBS एलील के होने वाले क्षय की भरपाई HBS जीनोटाइप वाले व्यक्तियों की प्राकृतिक चयन द्वारा हो जाता है। अतः
इस चयन को संतुलनकारी चयन या बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं। तो ये कहानी बनती है बच्चों। यहाँ तक की स्टोरी आपको इसमें जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। जी हाँ, मुझे उम्मीद तो है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे की कंडीशन देखते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक और बात, एक और थियरी है जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है, और वो थियरी है कौन? म्यूटेशन थियरी। ओके, तो आइए देखते हैं। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थियरी। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि क्या है उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थियरी। क्लियर है ना? तो इसमें आप देखेंगे प्रपोज्ड बाई, किसने प्रस्तुत किया था इसको? आपको शायद याद होगा नाम। जी हाँ, ह्यूगो डी व्रीज। अब ये कहाँ के थे? तो आप देखेंगे फ्रॉम हॉलैंड। हॉलैंड या इसी को नीदरलैंड भी कहते हैं, या इन्हीं को डच साइंटिस्ट या पुर्तगाली वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो गया। अब सवाल उठता है डी व्रीज का प्रायोगिक पौधा एक प्लांट था जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस प्लांट का नाम भी पूछा जाता है, तो उसे कहा जाता है सांध्य प्रिमरोज या इवनिंग प्रिमरोज। अब सवाल उठता है कि ये इवनिंग प्रिमरोज प्लांट क्या है? तो इसका बोटेनिकल नेम है ओइनोथीरा लैमार्कियाना। जी हाँ, आप ध्यान दीजिए, ओइनोथीरा लैमार्कियाना। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे क्या कहानी है कि इवनिंग प्रिमरोज या ओइनोथीरा लैमार्कियाना ये इनके एक्सपेरिमेंटल प्लांट का नाम था। अब सवाल उठता है कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था और उसकी बेसिस पर इन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया, उस चीज़ को हम लोग देखें। तो सिंपली यहाँ पर आप देखिए कि इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट कुछ इस तरह से था। इन्होंने एक पेरेंट प्लांट लिया,
अर्थात पितृपौधा, और इसका करवाया इन्होंने सेल्फिंग। और इस सेल्फिंग से इन्हें F1 पीढ़ी में 2 तरह के प्लांट मिले। क्या इन्हें प्लांट मिले? आप ध्यान दें, अधिकांश पौधे किसके जैसे? तो आप देखेंगे अधिकांश पौधे अपने पितृ पौधे जैसे लेकिन यहां पर आप ध्यान दें, कुछ पौधे भिन्न लक्षणों से युक्त। कुछ पौधे कैसे थे? भिन्न लक्षणों से युक्त थे। अब सवाल उठता है कि जब इनकी सेल्फिंग करवाई गई तो देखिए क्या हुआ। अधिकांश पौधे अपने पेरेंट के जैसे अब अपने पेरेंट के जैसे अर्थात इनके जैसे या इनके जैसे, समझ रहे हैं ना? लेकिन कुछ पौधे भिन्न लक्षणों से युक्त। अब ये तो बात हो गई, कुछ पौधे भिन्न लक्षणों से युक्त अर्थात इनके जैसे, समझ रहे हैं ना? अब इनकी जब सेल्फिंग करवाया इन्होंने तो आप देखिए, इनकी जब सेल्फिंग करवाया, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सेल्फिंग का मतलब क्या? सेल्फिंग का मतलब है स्वपरागण। इनका स्वपरागण करवाया गया। तब देखिए क्या हुआ, तो आप देखेंगे अधिकांश पौधे अपने पेरेंट जैसे अर्थात इनका पेरेंट क्या होगा? ये होगा। अर्थात यहां पर आप ध्यान दें, भिन्न लक्षणों वाले, और यहां पर देखेंगे कुछ पौधे अधिक भिन्न लक्षणों से युक्त। ऐसे दिखाई दिए। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी होगी कि कुछ पौधे ऐसे दिखाई दिए अधिक भिन्न लक्षणों से युक्त, अर्थात ये इनके जैसे नहीं थे बल्कि इनसे भी अलग हो चुके थे। तो जब इस तरह का रिजल्ट इन्होंने देखा कि किसी का सेल्फिंग करवाया जा रहा है तो अगली पीढ़ी में, इसकी अगली पीढ़ी में अर्थात यहाँ और यहाँ अधिकांश तो अपने सामान्य पौधों जैसे हो रहे हैं, लेकिन कुछ पौधों में भिन्न लक्षण अचानक उत्पन्न हो जा रहे हैं। और जब इनका सेल्फिंग करवाया जा रहा है तो सामान्य अधिकांश पौधे इन्हीं के जैसे हैं, लेकिन कुछ पौधे अत्यंत भिन्न लक्षणों से युक्त दिखाई दे रहे हैं। तब इसी
प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने अपना उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे नीचे नीचे लिखेंगे, इस प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। तो ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इस लाइन से अब हम देखेंगे कि उत्परिवर्तनवाद में इन्होंने बताया क्या। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसके अनुसार। तो आप ध्यान देंगे, उत्परिवर्तनवाद के अनुसार जी हाँ, अब उत्परिवर्तनवाद के अनुसार क्या बात बताई गई, उसी चीज को हमें यहां पर देखना होगा। तो इसमें सिंपली आप लिखेंगे नई जाति की उत्पत्ति या विकास, नई जाति की उत्पत्ति या विकास सूक्ष्म विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होने से नहीं, बल्कि कैसे होता है, अचानक उत्पन्न होने वाले बड़े एवं वंशागत परिवर्तनों उत्पन्न होने वाले बड़े व वंशागत परिवर्तनों या वंशागत अदिशात्मक या असतत परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन साल्टेशन या उत्परिवर्तन
कहते हैं। अर्थात नई जाति का विकास कैसे? उत्परिवर्तनों के या साल्टेशन के द्वारा। तो लिखेंगे अर्थात नई जाति का विकास साल्टेशन या उत्परिवर्तन के फलस्वरूप हो पाता है। ये कहानी हो जाती है, यहां पर आप ध्यान देंगे, क्या? उत्परिवर्तनवाद से संबंधित। तो यहां पर से लेकर के यहां तक आप लिख सकते हैं, या इसी चीज का अगर निचोड़ लिखना है तो आप यहां से लेकर के यहां तक की बात को आप लिख सकते हैं आसानी से। तो ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि उत्परिवर्तनवाद की कमियां, उत्परिवर्तनवाद की कमियां। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे, ठीक है ना? तो इसे तो मैं हटा देता हूं, फिर इसके बाद में आगे की बातें हम लोग कर लेते हैं। जी हाँ, हम लोग देखें कि उत्परिवर्तनवाद की क्या कमियां हैं, उस पर हम लोग समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। उत्परिवर्तन प्रायः हमेशा नहीं, याद रखना होगा, प्रायः हानिकारक या मृत्युदायक होते हैं। एक बात ये हो गई। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या होगी। तो यहां पर आप देखेंगे होते हैं उत्परिवर्तन प्रकृति में दुर्लभ होते हैं और यहां पर आप देखेंगे डी वरीज का जो प्रायोगिक पौधा था वह शुद्ध नस्ली भी नहीं था, तथा उसमें नए, हर पीढ़ी में नए लक्षणों का जो उत्पन्न होना था वह उत्परिवर्तन नहीं बल्कि क्रोमोसोमल एबेरेशन के फलस्वरूप था। तो यहां पर आप देखेंगे डी वरीज का प्रायोगिक पौधा ध्यान दें, डी वरीज का प्रायोगिक पौधा क्या था? तो आप देखेंगे शुद्ध नस्ली नहीं था। तथा इसमें नए लक्षणों के उत्पन्न होने का कारण क्रोमोसोमल एबेरेशन अर्थात गुणसूत्री विपथन
था, अर्थात गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो ये कहानी हो जाएगी। ये सब इसके अपवाद स्वरूप आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और ध्यान दें, यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः उत्परिवर्तन उद्विकास में सहायक कारक हो सकता है, परंतु जाति निर्माण के लिए इसे अकेले जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। परंतु जाति निर्माण के लिए इसको अकेले कारक के रूप में जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। जाति निर्माण के लिए इसको अकेले कारक के रूप में जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। देख रहे हैं ना? तो ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आलोचना में नहीं आएगा, बल्कि ये नोट करके आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, अलग से। तो इस तरह से बच्चों जो इसकी कहानी थी, उत्परिवर्तनवाद की कहानी थी, ये समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग आगे की बातों को कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं आपसे एक बार फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।